नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। आज हम साइटोक्रोम P450 सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम साइटोक्रोम P450 सिस्टम को देखेंगे कि ये क्या है और इसी की सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हम कुछ अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करते हैं। हमने फार्माकोकाइनेटिक सीरीज़ में 4 पैरामीटर्स को डिस्कस करना था, जिसमें नंबर 1 इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। हमने एब्जॉर्प्शन भी डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया एंड मेटाबॉलिज्म्स के 2 पार्ट कर लिए, और ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम साइटोक्रोम P450 को डिस्कस कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा पैरामीटर है जिसका एलिमिनेशन से पहले होना लाजमी है, क्योंकि जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगी उससे पहले जो है एलिमिनेशन कभी हो नहीं सकती। मेटाबॉलिज्म के बाद ही एलिमिनेशन होगी। हमने मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें पढ़ी थी कि 2 फेजेस होते हैं हमारे पास, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। और ये 2 फेजेस इसीलिए नेसेसरी हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होती हैं, और लिपोफिलिक ड्रग जो है किडनी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती। इसीलिए हम उन ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक कन्वर्ट करते हैं, और हाइड्रोफिलिक कन्वर्जन के लिए हमें फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 की ज़रूरत होती है। अभी हम P450 को डिस्कस करते हैं। P450 एक ऐसा सिस्टम है जो कि लिवर के अंदर मौजूद होता है ऑलमोस्ट, और इस लिवर के सिस्टम के अंदर हम ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, और ये P450 सिस्टम ड्रग मेटाबॉलिज्म को कैटलाइज करता है, इंक्रीज़ करता है। और इसी के साथ साथ ये P450 सिस्टम काफ़ी इंडोजीनियस कंपाउंड, जिसमें हमारी बॉडी के अपने कंपाउंड जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर स्टीरॉइड्स एंड लिपिड्स मौजूद होते हैं, इनको भी मेटाबोलाइज करते हैं। और इसी के साथ साथ काफ़ी एक्सोजीनियस कंपाउंड, जिसमें ड्रग्स, कार्सिनोजेंस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस कह रहे होते हैं, इनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है, मतलब ये उनको मेटाबोलाइज कर रहा होता है। बेसिकली CYP जिसे हम कह रहे हैं साइटोक्रोम P450 सिस्टम, इसमें जो CYP है ये एक सुपर फैमिली है, और ये मोस्टली तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होती है, बट प्राइमरीली ये लिवर या फिर GI ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होती है। अब अगर हम P450 के सब टाइप्स को डिस्कस करें तो हमारे पास बेसिकली ये 5 सब टाइप्स हैं। इसके अलावा भी हैं, बेसिकली मैंने जस्ट ये 5 डिस्कस किए हैं, जिसमें साइटोक्रोम P1A2, 2E1 एंड 2CE, 2D6 एंड 3A4 मौजूद है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि ये सिस्टम्स करते क्या हैं और ये सब टाइप्स क्या कर रहे होते हैं। इनकी हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, और नॉमेनक्लेचर के बाद हम आते हैं कि ये क्या है। नॉमेनक्लेचर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि साइटोक्रोम P450 जो सिस्टम है उसकी जो सब टाइप्स हैं, जिसमें साइटोक्रोम PA2 मौजूद हैं, ये नाम कैसे इनको दिया गया, मतलब इस एंजाइमल सिस्टम को हमने कैसे नाम दिया। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि साइटोक्रोम P450 सिस्टम एक एंजाइमल सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी नाम के आगे, किसी भी सब फैमिली के आगे जब CYP देखेंगे, CYP इज़ अ साइटोक्रोम P, जो कि एक सुपर फैमिली है, एक हेड है, ठीक है। अब उसके बाद उसकी सब फैमिलीज़ आती हैं, जिसमें हमने इस फैमिलीज़ को नाम दिए हुए हैं। एक है साइटोक्रोम P1 फैमिली, P2 फैमिली एंड P3 से फैमिली। CYP के बाद जो नंबर आता है, जैसे CYP के बाद 1, CYP के बाद 2 एंड 3, ये एक फैमिली नंबर है। उसके बाद सब फैमिली होती है इनकी। सब फैमिली के अंदर हम इन सब फैमिली को हम जो है डोनेट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। जैसे कि ये हमारे पास CYP था, P की नंबर 1 फैमिली थी, और नंबर 1 फैमिली की सब फैमिली कौन सी है, A। इसी तरीके से 2 की है E और 3 की है A। अब जो इसके बाद का नाम आता है वो आता है इंडिविजुअल एंजाइम, मतलब इस फैमिली में जो सब फैमिली है, सब फैमिली के अंदर एक इंडिविजुअल एंजाइम मौजूद है जो कि उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहा है। जैसे कि साइटोक्रोम P1A2। ये जो 2 है ये एक एंजाइम है, जो एक स्पेसिफिक एंजाइम है, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है। हम क्या कह सकते हैं कि साइटोक्रोम P1A2 क्या है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो CYP एक सब फैमिली है, 1 जो है ये फैमिली नंबर है, A जो है ये सब फैमिली है, और 2 जो है ये एक इंडिविजुअल एंजाइम्स हैं। आई होप आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इन सब फैमिलीज़ की तरफ और देखते हैं कि ये सब फैमिलीज़ क्या क्या करती हैं, जिनमें से हम किसी एक ड्रग को ज़रूर याद करेंगे। इन सब फैमिलीज़ का एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर है, एक हमने जो पढ़ा अभी, और इसके साथ साथ इन सब फैमिलीज़ को
याद करने के लिए कि ये बेसिकली कौन कौन सी ड्रग्स को करती हैं। काफ़ी ड्रग्स को ये फैमिलीज़ जो हैं ये सब टाइप्स मेटाबलाइज करती हैं, बट मैंने सबकी यहाँ पे एक एक एग्जांपल रखी है, और इन एक एक एग्जांपल को आप अपनी टेस्ट के लिए, आप अपनी तमाम MCQs या BCQs को याद करने के लिए याद कर सकते हैं। एक छोटा सा नुमैनिक है जो मैंने सबके सामने लिखा हुआ है। हमारे पास एक सब टाइप है साइटोक्रोम P1A2। ये एक ऐसा P450 का सिस्टम है जिसमें हम एसिटामिनोफिन, एक ड्रग है हमारे पास जो कि मेटाबोलाइज होती है साइटोक्रोम P1A2। अब हम ये कैसे याद रखें कि एसिटामिनोफिन इसके थ्रू याद होती है, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ लिखा है 1 and 2। सो हमने इसका एक छोटा सा नुमैनिक बनाया हुआ है, डेट इज़ 1 वर्ड विथ 2 A's। आप देख सकते हैं कि एसिटामिनोफिन में 2 मरतबा ए आता है, A and A। सो 1 वर्ड विथ 2 A's मीन्स एसिटामिनोफिन को ये मेटाबोलाइज कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें फैमिलीज़ को, डेट इज़ 2E1। 2E1 में से अगर 2 और 1 को हम कंबाइन कर रहे हैं तो बन जाता है 21, और हम इसको कह सकते हैं कि 21 टू ड्रिंक इथेनॉल। इथेनॉल बेसिकली अल्कोहल की एक टाइप है, तो हम कह सकते हैं कि जब 21 के हो जाओगे तो इथेनॉल या अल्कोहल ड्रिंक करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। सो 21 टू ड्रिंक इथेनॉल, इथेनॉल इज़ बेसिकली ई। सो इससे हमने याद रख लिया कि ये जो फैमिली है ये इथेनॉल को मेटाबलाइज करती है। इसके साथ साथ जो थर्ड है CYP2C9। 2C9 जो है ये बेसिकली वारफेरिन को करती है। वारफेरिन एक एंटी कोगुलेशन ड्रग है जिसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें 2, 7, 9, 10 CS है, और इत्तफाकन अगर हम देखें तो 2, 9 and CS ये एक बेसिकली प्रोटीन है और फैक्टर्स हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि 2, 9C, सो 2, 9C जिसमें आएगा ये एक ऐसी फैमिली है जो कि वारफेरिन को मेटाबलाइज करती है। इसके बाद हम कहेंगे CYP2D6। 2D6 में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट हम इकोकार्डियोग्राफी देख रहे होते हैं वो हमारे पास एक पेपर के अंदर मौजूद होता है, और पेपर हमारे पास 2D है, 3D फॉर्म में नहीं होता, वो 2D पिक्चर इमेज शो कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं 2D6 से हम इको कह रहे हैं। सो 2D इको मतलब 2D इको कार्डियोलॉजी या इको कार्डियोग्राम। सो इसमें तमाम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स जो हैं वो तकरीबन आ जाती हैं इस सिस्टम के अंदर। और इसके साथ हम लास्ट वाली ये फैमिली देखें तो डेट इज़ 3A4। तो तकरीबन मोस्ट ऑफ द 60% ड्रग्स जो है वो इस फैमिली के थ्रू मेटाबलाइज हो रही होती हैं, और ये सब टाइप्स हैं P450 की, जिसमें हम कोलेंजीपाम, एनक्लोर, प्रोमाजीन एक्सेट्रा, ये 2 मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, लेकिन मैंने बताया कि 60% ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली इस सिस्टम के थ्रू मेटाबलाइज हो रही होती हैं। सो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जब हम उनको अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो ये साइटोक्रोम P450 सिस्टम के ऊपर, एंजाइमल सिस्टम के ऊपर अपना कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अगर कुछ ड्रग्स साइटोक्रोम P450 का जो काम है, मतलब किसी ड्रग को मेटाबलाइज करना, सो अगर कोई ड्रग साइटोक्रोम P450 सिस्टम को इंड्यूस करे, मतलब उसकी स्पीड को तेज़ करे, उसकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करे, सो हम कहते हैं कि ये कौन सी ड्रग कैटेगरी में आती है, इंड्यूसेस में आती है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि साइटोक्रोम P450 को इंड्यूसेस कर रही हैं। और इसी के साथ कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि साइटोक्रोम P450 का जो वर्क है, जो मेटाबॉलिज्म का इनका काम है, उसे इनहिबिट कर रही होती है, मतलब उनको रोक रही होती हैं। सो ये उनको हम इनहिबिटर्स कह रहे होते हैं, या कह रहे होते हैं साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स। एंड जो इंड्यूसेस करती हैं, जो उनके फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, स्पीड अप करती हैं, हम उनको कहते हैं कि वो ड्रग्स कहलाती हैं साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स। अब अगर हम इनकी दोनों की क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखें, सो सबसे पहले हम इंड्यूसर्स को देखते हैं। सो इंड्यूसर्स हमारे पास वो ड्रग्स होती हैं जो कि साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करती हैं, स्पीड अप करती हैं। जब वो ज़्यादा स्पीड अप करेंगी तो क्या होगा कि उस ड्रग का, पर्टिकुलर ड्रग की मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब वो मेटाबॉलाइज ज़्यादा होगी तो उनकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, मतलब वो जो ड्रग है, वो ड्रग ब्लड के अंदर जो उनकी कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। और जब उनकी ब्लड में से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उनकी फार्माकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है, जो उनकी एक्टिविटी है, जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है, वो कम हो जाएगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं, डेट इज़ फिनोबार्बिटॉल, रिफेम्पिन एंड कार्बामेज़ापिन। ये डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि इंड्यूसर्स हैं। अब अगर हम इसमें से एक स्पेसिफिक ड्रग लें कि ये किस तरीके से एक्ट कर रही है, तो हम रिफेम्पिन लेते हैं। रिफेम्पिन एक जो है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो कि हम टीबी की डिजीज़ में दे रहे होते हैं। तो जब हम ये ड्रग देते हैं, सो ये ड्रग क्या करती है कि साइटोक्रोम P450 को इंक्रीज़ कर देती है, सो उनके वर्क को इंक्रीज़ कर देती है। तो क्या करता है कि साइटोक्रोम P450 उस इंड्यूस होने की वजह से बहुत जल्दी काम करता है और रिफेम्पिन की कंसनट्रेशन को कम कर देता है। तो जब साइटोक्रोम P450 प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम कर देगा तो उस ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। सो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या था कि वो उस HIV रेप्लिकेशन को कम कर रही थी, ठीक है। जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो HIV रेप्लिकेशन भी कम हो जाएगी,
क्योंकि ड्रग ही मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से वो ड्रग जो है जो अपना काम कर रही थी उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है तकरीबन इफेक्ट इंड्यूसर्स की एग्जांपल्स थी। अब आते हैं हम इनहिबिटर की तरफ। इनहिबिटर्स में मैंने आपको बताया था कि वो ड्रग्स जो कि साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर दें, स्टॉप कर दें। सो जब कोई ड्रग मेटाबलाइज हो रही है साइटोक्रोम P450 सिस्टम के थ्रू, सो जब मेटाबोलाइज हो रही है, अब अगर कोई ऐसी ड्रग आ जाती है जो कि इनहिबिट कर देती है P450 सिस्टम को, से रोक देती है, तो रोकने से क्या होगा कि वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। सो जब ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी तो क्या होगा कि प्लाज्मा के अंदर, मतलब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ड्रग की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई मेटाबोलाइज करने वाली चीज़ ही मौजूद नहीं है। सो वो ड्रग एक्यूमुलेट भी हो जाएगी और प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगी, तो इस वजह से उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट या फिर उस ड्रग की उस पर्सन को टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसके नतीजे में डिफरेंट साइड इफेक्ट्स आएंगे। अगर एग्जांपल देखें तो ओमिप्रामाजोल एंड इथ्रोसिन, ये बहुत ही कॉमन है। ओमिप्राजोल राइजेक ब्रांड के नाम से आ रही होती है, और इथ्रोसिन तो आपको पता है, इथ्रोसिन जो है कॉमन ड्रग है जो इथ्रोसिन के नाम से भी आ रही होती है। सो अगर हम ओमिप्रामाजोल को देखें तो ओमिप्राजोल जो है हमारे पास जो ड्रग है, अगर ये ड्रग कोई एक ऐसा बंदा ले लेता है जो बंदा पहले से वारफेरिन ले रहा है, वारफेरिन एक एंटीकोगुलेशन ड्रग है। सो अगर कोई ड्रग ओमिप्राजोल को दे लेता है, सो क्या होगा इससे कि ओमिप्राजोल जाकर साइटोक्रोम P450 सिस्टम को इनहिबिट कर देगा, और साइटोक्रोम P450 सिस्टम जो है वारफेरिन की ड्रग को मेटाबोलाइज करता था। अब जब ओमिप्रामाजोल उसको इनहिबिट कर देगा तो वारफेरिन की क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो रही। सो जब ख़त्म नहीं हो रही तो वारफेरिन का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। और वारफेरिन क्या करता है, वारफेरिन जो है ब्लड को जमने नहीं देता, उसे एंटीकोगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड थिन हो जाता है। और ज़्यादा थिन होने की वजह से जब ओमिप्रामाजोल उसकी ब्लड प्लाज्मा कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगा, तो उसकी वजह से एक साइड इफ़ेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि ब्लीडिंग हो जाएगी। सो ये हमें एक ध्यान रखना होता है कि ओमिप्रामाजोल जो है वारफेरिन के साथ नहीं देनी। ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए कि ओमिप्राजोल कभी भी हम वारफेरिन के साथ नहीं देते। और इसी के साथ साथ एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप तमाम फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो एग्जांपल्स मैं यूज़ कर रहा होता हूँ ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये जेनरिक नेम है। ठीक है, सो ये कोई ब्रांड नेम नहीं है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं और उनको कहें कि ओमिप्राजोल दें, तो आपको ओमिप्राजोल नहीं देगा, वो आपको ओमिप्राजोल का ब्रांड देगा जिसमें राइजेक वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक लास्ट पॉइंट ये कि तमाम ड्रग, ये जो हमने पढ़ा, जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की, जिसमें हमने फ़ेज़ 1 को डिस्कस किया, तो ये इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स फ़ेज़ 1 के अंदर इंक्लूड होते हैं। हमने 2 फेजेस पढ़े थे मेटाबॉलिज्म के, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। सो ये तमाम पार्ट फ़ेज़ 1 के अंदर होता है, और उसे हम कहते हैं कि ये फ़ेज़ 1 रिएक्शन का, फ़ेज़ 1 सिस्टम का एक ऐसा रिएक्शन है जो कि साइटोक्रोम P450 जिसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो कि साइटोक्रोम P450 के अंदर सिस्टम जिसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर साइटोक्रोम P450 सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब कि वो साइटोक्रोम P450 सिस्टम के थ्रू नहीं हो रहे होते। सो अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हो, सो आप क्यूरीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। देन थैंक यू सो मच।